हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे स्कूल मैनेजमेंट में कि उसकी प्रोसेस क्या है, उसके अंग और उसके तत्व क्या है और उसकी आवश्यकता एवं महत्व क्या है, किन आधारों पर उसकी आवश्यकता एवं महत्व होती है और क्या क्या इसमें प्रक्रिया होती है कि जिस तरह से एक मतलब स्कूल यानी कि संस्था जो है अपने कार्य को पूर्ण कर सकती है। ठीक है। अब सबसे पहले आपकी जो प्लानिंग है यानी कि जो प्रोसेस है, इससे पहले भी मैंने इसका अर्थ, परिभाषाएं और भी चीजें बताई हैं पिछली वीडियो में। और यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप एक बार जाके उनको जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको आगे की वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है। अब प्रोसेस में सबसे पहला आता है आपका योजना कि यानी कि प्लानिंग। हम किसी भी जब कार्य को जब हम करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है। आप कोई भी कार्य करोगे सबसे पहले प्लान करोगे। यदि उस कार्य को आप प्लान के माध्यम से नहीं कर रहे हैं तो वो कार्य आपका सक्सेस नहीं हो सकता। सेकंड है आपका संगठन, यानी कि कोई भी कार्य बिना संगठित हुए नहीं हो सकता, क्योंकि एक व्यक्ति तो कोई कार्य कर नहीं सकता। आपने कहावत भी सुनी होगी कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, है ना। तो इसमें क्या है कि हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो हमें लोगों की आवश्यकता जरूर होती है। हम उन कार्यों के बिना यानी कि उन लोगों के बिना उस कार्य को पूर्णता नहीं कर सकते। इसमें क्या है, कुछ नियम भी आ सकते हैं, कुछ सिद्धांत भी आ सकते हैं। तो हमें उन लोगों की मतलब नियम पे चलने के लिए, कुछ सिद्धांतों को पूर्ण करने के लिए हमें उसकी आवश्यकता होती है। नंबर 3 है स्टाफ की नियुक्ति। स्टाफ की नियुक्ति जो भी हमें करनी हो या मैनेजमेंट को करनी हो तो स्टाफ की नियुक्ति जो है उस शिक्षण के माध्यम से या उस रिक्वायरमेंट के माध्यम से करनी चाहिए कि कहां पर किस चीज के किसकी आवश्यकता है। तभी वो जो संस्था जो है या कुछ और भी कार्य जो है वो सफलता प्राप्त कर सकता है। अगला आता है दिशा निर्देशन यानी कि गाइडेंस। गाइडेंस क्या है, जो मैनेजमेंट का व्यक्ति होता है उसका दिशा निर्देशन ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छे से, जो लोग उसके अंडर में कार्य कर रहे हैं उन्हें वो अच्छे से दिशा निर्देशन दे सके। क्योंकि इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो गाइडेंस दी जा रही है, वो जो गाइडेंस है यानी कि जो दिशा है या जो निर्देश दिया जा रहा है वो ऐसा ना हो कि मतलब उसका कोई इफेक्ट ही ना पड़ रहा हो, है ना। तो इस तरह से हमें जो मैनेजमेंट का जो व्यक्ति है जो कि हायर सीट पे बैठा है उसका दिशा निर्देशन प्रभावपूर्ण होना चाहिए। अगली बात आती है समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन। जो व्यक्ति उस संस्था में काम कर रहे हैं उनका कोऑर्डिनेशन आपस में होना चाहिए। यदि तालमेल ही नहीं है तो वो आपस में कैसे सहयोग करेंगे, आपस में उस कार्य को वो कैसे कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक ये कोऑर्डिनेशन की जो भावना है यानी कि जो समन्वय है वो आपस में जब ही बन सकता है जब तालमेल अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ में किया जाए। अगला है बजट। बजट में आता है कि कॉलेज या संस्था या कोई भी आप व्यवसाय भी करते हैं तो उसमें आपका कितना बजट है, कितने % उसमें खर्च किया जाए और कौन कौन सी ऐसी तकनीकियां हैं जिनका हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें आधुनिक तकनीकियों के आधार पर भी अपने बजट को देखना होता है। ठीक है। अब अगला आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में क्या है कि कोई भी हम कार्य करते हैं तो हम उसका जब तक रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, हमारे पास उसका लेखा जोखा नहीं होगा और भविष्य में यदि हमें उसकी आवश्यकता पड़ी तो हम कैसे उस कार्य को आगे कर सकते हैं और हम उसमें कैसे गुणवत्ता लाएंगे। यानी कि जो कमियां हैं, मानो हमने कोई कार्य किया, हम उसमें क्या करेंगे, हमें भी उसमें देखने के लिए उसमें प्लस माइनस देखना पड़ेगा ना, कि तो हमें उसके लिए रिकॉर्ड की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। अगला है नियंत्रण। अब नियंत्रण में क्या है कि जो कार्य हम कर रहे हैं यानी कि जैसे पाठ्य सहगामी क्रिया है या कोई भी हम कार्य करते हैं उसके लिए उसका नियंत्रण होना भी जरूरी होता है, क्योंकि नियंत्रण के आधार पर ही हम क्या करेंगे, हम उसमें उसका अच्छे से मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि नियंत्रण ही नहीं है, मानो कि कोई प्रतियोगिता या हमने कुछ कराया, उसका ना हमने कोई रिकॉर्ड रखा ना हमने कुछ मूल्यांकन किया, तो क्या होगा, हमारा नियंत्रण ही नहीं है। बच्चे आए, प्रतियोगिता देके चले गए, ना तो कोई उसका आधार है ना ही कुछ ऐसे कार्य नहीं हो सकता। तो इसके लिए नियंत्रण भी होना बहुत ज्यादा
जरूरी है। अब अगली बात आती है मूल्यांकन, कि किसी भी संस्था में जब कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है उसका मूल्यांकन भी होना चाहिए। ये कार्य मूल्यांकन का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो क्या कहते हैं प्रबंधन है या जो भी मैनेजमेंट है या जो भी व्यवसाय कर रहा है उसका है कि यदि वो कोई कंपनी चला रहा है तो उसका मतलब ये बनता है कि वो उस चीज का मूल्यांकन करे। ठीक है, लेकिन यहाँ जो मेन है जो हम बात करेंगे वो स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित है। तो मैनेजमेंट का कार्य ये बनता है कि आप इसको देखें, आप इसका मूल्यांकन करें कि कितने परसेंट इसमें कमियां रह गई, कितने परसेंट हम इसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है प्रोसेस हैं, यानी कि प्रक्रिया है स्कूल मैनेजमेंट की, और इसके ये अंग तत्व के आधार पर भी आते, क्योंकि इन तत्वों के बिना, इन अंगों के बिना कोई भी संस्था आगे नहीं बढ़ सकती, यानी कि आगे वो ग्रो नहीं कर सकती। अब आगे बढ़ते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस पर, यानी कि जो इसकी आवश्यकता एंड महत्व क्यों है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया में क्या है कि कोई भी कार्य यदि गतिशील तरीके से होता रहेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें वो बाधा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि जब कोई कार्य लगातार उसमें तरीके में होता रहता है तो उसमें सुधार की संभावना अधिक हो जाती है। दूसरा है आपका लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य प्राप्ति में देखेंगे कि कोई भी कार्य को करने के लिए किसी ना किसी लक्ष्य की आवश्यकता अवश्य ही होती है। यदि वो लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की कमी अवश्य है। नंबर 3 है आपका मानवीय संबंध। मानवीय संबंध में इसमें क्या है कि जो शिक्षक है या जो प्रधानाचार्य है या जो आपके जो भी है स्कूल मैनेजमेंट के लोग, वो ये देखें कि कितने परसेंट शिक्षक की आवश्यकता है, शिक्षक क्या कार्य कर रहा है, और साथ साथ में इसमें ये भी देखें कि जो भौतिक संसाधन है वो पूरी तरह से है या नहीं, मतलब उन जो भौतिक संसाधन का प्रयोग हो रहा है वो अच्छे से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगली बात है समाज, यानी कि जो बच्चा संस्था में पढ़ रहा है उसका फर्ज ये बनता है कि स्कूल मैनेजमेंट का कि उसे वो रोजगार के अवसर प्रदान करे, तभी तो उसके समाज में उसकी पहचान बनेगी। तो समाज में पहचान उसकी जही बन सकती है जब वो बच्चा अपना क्या है रोजगार को उस संस्था से पढ़कर उस रोजगार को प्राप्त कर लेगा जिसको वो चाहता है। अगला है संगठित कार्य, यानी कि संगठित कार्य की आवश्यकता इसलिए है कि कोई भी कार्य, मैंने पहले भी बताया है आपको कि कोई भी कार्य बिना संगठन की नहीं हो सकता है ना। तो हमें क्या करना है, मैनेजमेंट को ये करना है कि हम कोई भी कार्य करें तो स्कूल मैनेजमेंट में इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति से पूरी संस्था को नहीं चलाया जा सकता। गुणवत्ता की बात आती है, गुणवत्ता में भी हमें ये देखना है कि जो संस्था में कार्य हो रहा है या तो उसमें कौन कौन सी कमियां रह गई हैं, हम किस तरह से उसमें सुधार कर सकते हैं और उसमें कितना गुणवत्ता की वृद्धि हो रही है, गुणवत्ता की वृद्धि हो भी रही है या नहीं भी हो रही है, या स्तर जो है गिरता जा रहा है। अगला है क्षमता की। क्षमता में कि जितना भी कार्य हो रहा है स्कूल मैनेजमेंट में, उसमें ये देखना है कि क्या क्या मतलब क्या क्या चीजें उसमें ऐसी हमें छांटनी पड़ेंगी कि जो कि उसमें उसकी अभिवृत्ति को और उसकी चीजों को मतलब उसकी अलग कर सके। ठीक है, और इसके बाद आता है दिशा निर्देशक। और ये कार्य कौन करेगा, ये कार्य स्कूल मैनेजमेंट के लोग ही करेंगे क्योंकि उनको इन सबकी जरूरत है, इनके बिना वो स्कूल मैनेजमेंट को नहीं चला सकते, है ना। तो अब दिशा निर्देश में क्या है कि व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि जो व्यक्ति दिशा निर्देश दे रहा है वो व्यक्ति अपनी बात को प्रभावशील तरीके से कह सके, जिससे कि उसकी बात का सामने वाले व्यक्ति पर प्रभाव पड़ सके। अगला है व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य में ये है कि कोई भी जब इसकी आवश्यकता पड़ती है कि जब तक व्यक्ति का उद्देश्य ही पूर्ण नहीं होगा तो वो क्यों संस्था को चलाएगा, क्यों बच्चे उसमें पढ़ने आएंगे। तो बच्चे यदि पढ़ने आ रहे हैं उसमें तो वो क्या करेगा, अपने व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति को करने के लिए उस संस्था में वो पढ़ने को आता है। अब मानो वो पढ़ने आया, उसका व्यक्तिगत उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ, जिस उद्देश्य से वो आया वो उसका उद्देश्य ही पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो वो उस संस्था में नेगेटिविटी है, यानी कि नकारात्मक
स्तर की ओर वो जा रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन पॉइंटों को लेके ही कोई भी संस्था अपनी संस्था को आगे बढ़ा सकती है। तो इसके लिए ये आपके प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया और नीड एंड इम्पोर्टेंस, आवश्यकता एंड महत्व स्कूल मैनेजमेंट के लिए ये आवश्यक मतलब पॉइंट्स हैं और ये होने ही चाहिए। आपका पेपर चाहे थ्योरी आए चाहे ऑब्जेक्टिव आए, इन पॉइंटों को आधार आपको लेना ही पड़ेगा। मानो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है वो इन चारों में से एक आपको दे दे या इन तीनों को दे दे। इस तरह से क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा, मैंने बहुत शॉर्ट रूप में लिखा है। और मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो लाइक हम शेयर करें। धन्यवाद।